चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत दोनों चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि आज भी प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे गांव की बात करें या शहर की, हर जगह पार्टी का झंडा बुलंद है। कांग्रेस को थोड़ी बढ़त जरूर मिली है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी की तुलना में काफी पीछे नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि 2023 में होने वाले महासंग्राम पर इन नतीजों का कितना असर होगा, किसे इसका कितना फायदा होगा और किसे इसका नुकसान होगा। देखिए खबर में दम। निकाय चुनाव को जिस अंदाज में 2023 का सेमीफाइनल कहा गया, उस अंदाज में बीजेपी अब ये साबित करने में लग गई है कि जनता का मैंडेट उसके साथ है। गांव सरकार में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं कांग्रेस का दावा ये है कि उसके जितने भी लोग जीते हैं वो उनके लिए उपलब्धि है। ऐसे में सत्ता का सेमीफाइनल आखिरकार कौन जीता, इसके लिए अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल में अब तक आए मेयर और गांव सरकार के नतीजों को लेकर बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि जनता का मैंडेट साफ है कि वो प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहती है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उन्हें सीटें भले ही कम मिली हों, लेकिन ये साबित हो रहा है कि जनता बीजेपी का विकल्प तलाश रही है। ऐसे में मिशन 2023 से पहले कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है और किसके दावों में कितना दम है, ये आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। इससे पहले हम आंकड़ों पर बात करें, इस जीत पर सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम, उसका गहरा असर जनता के दिल में भी है और दिमाग में भी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकासोन्मुख योजनाएं, उसके कारण भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने घनघोर परिश्रम किया है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में 16 नगर निगम में से 9 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें ही मिली। 1 निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीता। हालांकि चुनाव से पहले 16 में से 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। यही वो आंकड़े हैं जिसे कांग्रेस अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों में देखें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के 51 में से 41 पर बीजेपी ने बाजी मारी है। जनपद अध्यक्ष के चुनाव में 312 में से 227 पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 64 सीटें आई, तो वहीं 21 पर अन्य को जीत मिली। वीडी शर्मा ने इन आंकड़ों पर जोर देते हुए जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन परिणाम में 52 जिलों में से 51 जिले के परिणाम आए और 51 में से भारतीय जनता पार्टी 41 जिलों के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे आज अध्यक्ष बने हैं। 81% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। सीएम शिवराज ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास के नाम का असर जनता के दिल में भी है और दिमाग पर भी। प्रदेश की सरकार की योजनाओं का आशीर्वाद भी बीजेपी को मिल रहा है। हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इसका आशीर्वाद आगे भी मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। वहीं कांग्रेस के नेताओं की ओर से आए बयानों में ये आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी धन बल के आधार पर चुनाव को प्रभावित कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के सियासी संग्राम में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अभी से ही ट्रेन कर रही है। रायपुर में पार्टी का 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। संघ के नेता भी कार्यकर्ताओं को मांझने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए।
छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव को 1 साल से अधिक का वक्त बचा हो, मगर बीजेपी की तैयारी बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी पिछली गलतियों को सुधारते हुए मिशन 2023 के लिए कमर कस रही है। और यही वजह है कि बीजेपी 3 दिनों के अपने प्रशिक्षण शिविर में न केवल प्रदेश के बड़े नेता बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी नेताओं को बुला के उनसे ट्रेनिंग ले रही है कि आखिरकार कैसे धरातल पे मिशन 2023 पूरा किया जाए। राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। करीब 250 नेता कार्यकर्ताओं को केंद्रीय नेता से लेकर संगठन तक के और संघ के नेता ट्रेंड कर रहे हैं। कुल 19 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा जैसे बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक बीजेपी में प्रशिक्षण वर्ग लगातार काम करता है। केंद्र की योजनाओं और नीतियां कैसे जमीन पर काम करती हैं, इन सब की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। शिविर में मिशन 2023 की तैयारियों पर पूरी तरह से फोकस किया गया। पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में सभी राज्यों में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी हेतु मैं आज यहाँ रायपुर में आया हूँ और जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज में बदलाव लाने के लिए और समाज का विचार और सोच बदलने के लिए राजनीति करती है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शुचिता की राजनीति के प्रशिक्षण का दावा किया जा रहा है, मगर कांग्रेस इसके ठीक उलट तंज कस रही है। कांग्रेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ बीजेपी मुद्दा विहीन है और केंद्रीय नेताओं को बुलाकर झूठ की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पिछले 3.5 साल से 3.25 साल में भाजपा जिस प्रकार से मुद्दा विहीन हो गई है, उसके बाद उनके नेताओं को, केंद्रीय नेताओं के यहाँ अपने झूठ का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, जनहित के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तब वो राष्ट्रीय स्तर से नेताओं को बुला के किस प्रकार से झूठ बोला जाए, किस प्रकार से सांप्रदायिकता भड़काई जाए, किस प्रकार से धर्म से लड़ाया जाए, जाति विद्वेष कराया जाए, इस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ देने आ रहे हैं। अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। वहीं कांग्रेस अपनी नई योजनाओं के सहारे लोगों के बीच रोजाना जा रही है। इन सब के बीच दोनों पार्टी के नेताओं के बीच मिशन 2023 को लेकर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी की इन तमाम तैयारियों पे कांग्रेस का जवाब बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही चुनाव में चुनावी जीत हार किसे भी मिले, मगर जो मुकाबला होगा वो बेहद ही दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि बीजेपी एक और मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। बहरहाल बीजेपी की इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद बीजेपी के भीतर क्या कुछ बदलाव होता है और मिशन 2023 को लेकर बीजेपी जिस गति से चल रही है उस गति में कितना परिवर्तन आता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी जरूर मिशन 2023 को लेकर कुछ बदले हुए तेवर के साथ धरातल पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर युवा सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं, उनके साथ हो रहे साइबर अपराधों में भी इजाफा हो रहा है, जिसके खिलाफ अब स्कूली छात्रों ने अनोखा अभियान शुरू किया। साइबर अपराधों को लेकर भोपाल के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक करने की पहल की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और इसी के चलते साइबर अपराधों की गिरफ्त में भी आ रहे हैं। साइबर अपराध और सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट बताने को लेकर अब स्कूली छात्राओं ने नया कदम उठाया है, जिसमें सरकारी स्कूल की छात्राओं ने साइबर क्लब तैयार किया है, जिसमें ये छात्राएं राजधानी भोपाल के सभी सरकारी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जागरूक करेंगी और छात्र छात्राओं को भटकने से बचाने का जो अनोखा कदम है वो उठाएंगी। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए साइबर फ्रॉड की घटना लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक स्कूली बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। प्रशासन से लेकर सरकार तक इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भोपाल के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में छात्राओं ने एक साइबर क्लब तैयार किया है। स्कूल की छात्राओं को साइबर अवेयरनेस को लेकर जानकारी दी जा रही है।
अवेयरनेस का प्रोग्राम तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है। अब मैं साइबर सिक्योरिटी पर अपनी करीब 500 लड़कियां तैयार कर रही हूं। उन लड़कियों को इस तरीके से कि वो कम्युनिटी और अदर स्कूल्स वाले भी चाहें तो ये जाकर साइबर सिक्योरिटी और किस तरीके से इंटरनेट का यूज़ करना है, कैसे इसके दुष्परिणामों से बचना है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर हमारी गर्ल्स काम करेंगी एज ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। हम इस स्कूल में डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी नाम के सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं और एक क्लब के माध्यम से लेके आए हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है जो बच्चों को ये स्किल्स देता है कि कैसे वो इंटरनेट के खतरों से भी बचें और उसका फ़ायदा अपने एजुकेशन और करियर में भी उठाएं। इसमें 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं और ये हम सारी 10 की 10 स्किल्स इन बच्चों को इस क्लब के माध्यम से धीरे धीरे साल भर में पहुँचाएंगे। छात्राओं में भी इस जागरूकता अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज के उनको अवेयर करेंगे और उनसे ये बोलेंगे कि जो इंटरनेट पे गलत यूजेस हो रहा है, लड़कियों का ब्लैकमेल कर रहेंगे और उनके फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोड कर देते हैं, उसको हम करने से रोकेंगे स्कूल में जाकर। कोरोना महामारी के चलते स्कूली बच्चों की ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। इस बीच बच्चे पढ़ाई के साथ बाकी सोशल साइट की तरफ भी आकर्षित हुए। सोशल साइट्स के ज्यादा इस्तेमाल के बाद अब स्कूली छात्रों को सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए ये पहल की जा रही है। जो साइबर वर्ल्ड है उसके साइड इफ़ेक्ट इन बच्चों को पता है और बहुत बारीकी से ये जो बच्चियां हैं वो इस को लेकर अध्ययन भी कर रही हैं और अब ये समझ गई हैं कि आखिर कौन से जो ऐप हैं उन फर्जी ऐप से आपको दूर रहना है, कैसे अगर कोई फर्जी कॉल आपको कर रहा है तो उनसे दूर रहना है, और अगर कोई आपको बोल रहा है कि इतने पैसे आपने जीत लिए हैं तो इनसे भी बचने के जो तरीके इन बच्चियों ने सीख लिए हैं। और अब ये जो बच्चियाँ हैं वो दूसरे सरकारी स्कूलों में पहुँचेंगी और इसी तरह से साइबर क्राइम में जो बच्चे फंस रहे हैं उनको जागरूक करने की जो कोशिश है वो करेंगी ताकि बच्चों को भटकने से बचाया जा सके और बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पर फोकस कर सके और अपने भविष्य को संवार सकें। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान है। इस साल देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के तहत पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने की पहल की है। इसके चलते तिरंगे की डिमांड खासी बढ़ गई है। जिस झंडे ने हमें आजादी दिलाई, अब वहीं तिरंगा हाथों को रोजगार भी दिला रहा है। मध्य प्रदेश में हर घर के लिए तिरंगा झंडा बनाने का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। महिलाएं देशभक्ति की भावना के साथ जोर शोर से तिरंगा झंडा बनाने के काम में जुटी हैं। महिलाओं का कहना है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बनाए हुए तिरंगे लोगों के घर घर में लहराएंगे। झंडे से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर महिला स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिन्हें तिरंगा झंडा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्व सहायता समूह को जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका की ओर से झंडा बनाने का काम मिला है। राजधानी भोपाल की ईटखेड़ी सड़क संकुल केंद्र में ही कई स्व सहायता समूह की करीब 450 महिलाएं झंडे बनाने के काम में जुटी हैं। यहाँ 2,58,000 झंडे बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ जो ईटखेड़ी ग्राम पंचायत में समर्थन CLF है, उसके अंतर्गत 2,98,000 झंडों का ऑर्डर समर्थन CLF को मिला है, जिसमें समर्थन CLF के करीब 450 महिलाएं झंडा सिलने का काम कर रही हैं। कितने झंडे हैं सर ये? 2,98,000 झंडे। कितने दिनों में ये बन के तैयार? ये सर 31 तारीख तक हमें कंप्लीट करके देना है, मतलब समर्थन CLF को कंप्लीट करके देना है। और खरीदारी कौन करेगा सर? खरीदारी सर ये जिला पंचायत से हमें इनको समर्थन CLF को ऑर्डर मिला है, तो सभी झंडे तैयार करके करीब 2,98,000 जिला पंचायत को भेज दिए जाएंगे 31 तारीख से। तिरंगे झंडे बनाने के काम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हर महिला दिन में करीब 100 झंडे बनाने का काम कर रही है और प्रति झंडा 2 से 3 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। झंडे के लिए कपड़े खरीदने का काम भी महिलाओं की एक कमेटी के द्वारा किया गया है। तो वहीं ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं को झंडे बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके साथ ही महिलाएं घर पर कपड़ा ले जाकर झंडा सिलने का काम भी कर रही हैं। हाँ, ये हमारी जो भी दीदियां हैं, एक कमेटी बनी हुई है, उनके द्वारा मार्केट गए थे, फिर उनने देखा कि कौन सा कपड़ा ठीक है, कौन सा लेना चाहिए, फिर दीदियां खुद खरीद के लाई हैं और फिर यहाँ ग्राम पंचायत में लाके उसकी कटिंग हो रही है। फिर जितने भी समूह में हमारी दीदियां काम कर रही हैं तो वो घर घर काम कर रही हैं, तो वो उनको उनके घर ये कटिंग करके उनको पहुँचाया जा रहा है।
इस साल का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहने वाला है। 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और घर घर तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। महिलाओं की मेहनत से तैयार हो रहे लाखों झंडे स्वतंत्रता के महापर्व को अभूतपूर्व बनाने के लिए तैयार हैं। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। भूपेश बघेल सरकार के पौने 4 साल के कार्यकाल में विपक्ष की ओर से लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर 13 घंटे से ज्यादा समय तक बहस में विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के साथ सरकार को घेरने में नाकाम रहा। हालांकि विपक्ष का दावा रहा कि सरकार सवालों का जवाब नहीं दे पाई। सदन में संख्या बल कम होने के बावजूद विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया जो अंधे मुंह गिर गया। हालांकि विपक्ष की ये दलील थी कि अविश्वास प्रस्ताव जनता को मैसेज देने के लिए लाया गया है कि सरकार की नाकामियां क्या है और घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि जिस तरह की स्थिति अविश्वास प्रस्ताव की हुई कि 13 घंटे की चर्चा चली, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर 13 घंटे से ज्यादा समय तक बहस हुई। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान धान खरीदी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन, नियमितीकरण और घोषणा पत्र के वादों समेत करीब 151 बिंदुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हर सवाल का सरकार ने करारा जवाब दिया। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सदन में सरकार उनके सवालों से भागती नजर आई। ये बात साबित हो रही है कि हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव हमने दिया है, हमारे सदस्यों ने जो बात रखी है और आज उसमें जो सत्ता पक्ष की जो बातें आ रही है, तो कोई मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो 15 साल की सरकार की बात कर रहे हैं। वास्तविक में हमने जो आरोप लगाया, उस आरोप के ऊपर में सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आनी चाहिए, लेकिन वो जवाब को छोड़ करके बाकी सारी बातें बोल रहे हैं। इससे हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव है कितना मजबूत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब पक्ष और विपक्ष के बीच सवालों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। सदन में विपक्ष ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सिर्फ विपक्ष का धर्म निभाने के लिए इसे लाया गया था, विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। यदि हम छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, तो इसको ये रेवड़ी बता रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यजनक है। रेवड़ी उसको कहते हैं जो बिना मेहनत के दे दी जाए। किसान तो मेहनत कर रहा है, अन्न उपजा रहा है, देश की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, और उसको आप एक तो समर्थन मूल्य में उसकी खरीदी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उसको कहते हैं रेवड़ी। यदि हम दे रहे हैं तो हमको रोकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। मतलब आज तो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग पता नहीं कहाँ से आंकड़े उठा कर ले आए थे। जितना हमारा जनसंपर्क विभाग का बजट नहीं है, उससे ज़्यादा गोधन न्याय योजना का वो विज्ञापन बता रहे हैं, और शिक्षा का स्तर बता रहे हैं कि 29 राज्य और 36वां स्थान है। तो ऐसे ऐसे आंकड़े वो लोग दे रहे हैं। तो अजीब सी बात आज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही लचर था, उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। सदन में संख्या बल कम होने की वजह से विपक्ष को ये पता था कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होने वाला है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 70, बीजेपी के पास 14, बसपा के 2 और जोगी कांग्रेस के 3 विधायक हैं। ऐसे में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से ध्वस्त हो गया। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव भले ही सदन में गिर गया हो, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है, क्योंकि आने वाला साल चुनावी है और ऐसे में जनता ही तय करेगी कि आखिर वो किस पर विश्वास जताती है। क्योंकि सदन में आया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने से सरकार तो नहीं हिली, लेकिन अगर जनता अविश्वास जताती है तब सरकार गिर भी सकती है और सरकार बन भी सकती है। फिलहाल 2023 में जनता को ये तय करना है कि उनका असली विश्वास किस पार्टी पर है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो इसी के साथ ही खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।